आजकल एक वर्ड है जो कनाडा की न्यूज में बहुत ज्यादा हेडलाइंस पे आ रहा है और वो है टैरिफ। Tariff. The word tariff to me is the most beautiful word in the entire dictionary. They're going to tariff the hell out of them. I am a tariff man. We'll be implementing tomorrow 25% tariffs on Canada. इनिशियली जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने बताया था कि वो कनाडा की गुड्स पे 25% लगा देंगे जब वो यूएस में आएंगे। इसकी वजह से सारे लोग काफी परेशान हो गए थे। It was not just a threat, it was real. That would raise the price on food, medicine, cars, oil, lumber, concrete. Rinse, wash, repeat, and that cycle going on again. Even more of a negative downward pressure on U.S. economic growth. Yeah, this could directly impact our wallet. And वो अप्लाई होने जा रहा है February 1st, 2025, which is literally right now. अब इस टैरिफ का कनाडा की इकोनॉमी पे क्या असर होगा, हम कैनेडियंस को किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है यूएस की इकोनॉमी से, जिसमें आते हैं डेली गुड्स और सर्विसेज जो कि तकरीबन $1.9 बिलियन की इंडस्ट्री कॉस्ट करती है। 78% of our exports go to the United States. So if those exports are suddenly 25% more expensive, then Americans aren't going to buy them. Or they may buy what they need, but they're going to buy significantly less. और हमारे कनाडा के जीडीपी का तकरीबन 20%, which is insane. तो दोस्तों ऐसा क्या है जो कैनेडियन गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो टैरिफ्स मतलब एक्सेप्ट करें किसी भी तरह, या उनकी डिमांड्स जो यूएस की तरफ से आ रही हैं। President does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response, a purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. तो हम लोगों को क्या करना है, आगे कनाडा की गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम की छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। मगर उससे पहले दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर टैरिफ होते क्या हैं। मतलब पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैंने बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं था, मगर अब जब से इतनी हेडलाइंस में आ रही हैं चीजें तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को भी कुछ एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि भाई टैरिफ चीज क्या होते हैं, क्यों हम सब कैनेडियंस इतने परेशान हैं इस चीज को लेके। तो एक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो टैरिफ एक तरह का सेल्स टैक्स होता है जो कि फॉरेन गुड्स पे लगता है किसी भी कंट्री में। तो जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है यूएस में और वो कनाडा से गुड्स मंगवा रही है, सामान मंगवा रही है, तो आपको देना होगा एक सेल्स टैक्स यूएस की गवर्नमेंट को, इसलिए बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग दैट गुड्स फ्रॉम कनाडा। जाहिर है कि अगर वो गुड्स यूएस में अवेलेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हो, बट यू आर टेकिंग इट फ्रॉम कनाडा, सो यू हैव टू पे दैट 25% सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट एट द मोमेंट व्हेन दैट प्रोडक्ट क्रॉसेस द बॉर्डर। अब दोस्तों आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर गवर्नमेंट्स क्यों टैरिफ लगाती है, उसका क्या रीजन है। तो यार इसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो कंट्री चाहता है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग उस कंट्री में हो रही है उसी को प्रमोट किया जाए, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बूस्ट हो उसकी वजह से। जैसे कि यूएस अगर फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब जो है वो बना रहा है और फिर भी उसके बावजूद बहुत सारी कंपनी सस्ता होने की वजह से या व्हाटएवर रीजंस की वजह से वो कनाडा से लाइट बल्ब्स ले रहे हैं, तो यूएस प्रमोट करेगा कि यार आप लाइट बल्ब यूएस से ही लो ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो हो। Will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. At the end मकसद सिर्फ उस कंट्री का इतना ही होता है कि वहाँ की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल, डिस्करेज किया जाए। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या हर चीज पे ये टैरिफ लगने वाला है, यानी कि एवरी सिंगल गुड किसी भी तरह का, भले वो गाड़ियां हो, दवाइयां हो, फूड हो या बेबी पाउडर हो, सबके ऊपर 25% लगेगा, या फिर ये सर्टेन चीजें हैं जिसके ऊपर 25% लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस चीज का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये जरूर बोला जा रहा है कि इससे एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। Because last year it exported almost $600 billion worth of goods to the United States. That's more than 3/4 of all of Canada's export. The top 5 exports: energy, that's mainly crude oil, and cars. कनाडा के बैंक्स, बैंक ऑफ कनाडा वगैरह सब लोग काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इसको लार्ज सेक्टर पे लेके ना आए, बल्कि ये छोटे ही सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा अप्लाई हो जिससे कनाडा का नुकसान भी ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है गाइस कि इन टैरिफ के लगने के बाद अमेरिकन पे क्या असर होने वाला है। वेल डिपेंड करता है कि ये टैरिफ्स किस चीज के ऊपर लगते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जितना ज्यादा टैरिफ्स लगेंगे जाहिर है उतना ज्यादा कनाडा की बिजनेसेस उससे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि यूएस के बिजनेसेस नहीं चाहेंगे कि वो कनाडा से वो सामान लें जो वो अब तक लेते आ रहे हैं। The consequences are going to be devastating for Canada. The U.S. is our largest trading partner. Roughly 67-70% of the totality of our trade
is with the United States. बिजनेस डिसीजंस में भी काफी ज्यादा मसले मसाइल आएंगे, वो सोचेंगे बार बार कि यार हम कनाडा से ये वाली प्रोडक्ट्स लेने के बजाय यूएस से ले लेते हैं। और सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे कि क्या वो इस कॉस्ट को अपने कस्टमर्स से लेंगे या फिर वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा श्रिंक कर देंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कस्टमर्स को चार्ज नहीं करेंगे एडिशनल 25%। Front loading is a tool companies use to buy and store their goods in advance, in this case to avoid pricey tariffs. Big brands like Walmart and Columbia Sportswear are executing this strategy. अब जिन इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव यानी कि वो कंट्री जो है वो उस चीज का ऑल्टरनेटिव रखता है, वहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो इन दैट केस टैक्स जो है वो पे करने को तैयार भी हो जाते हैं बिजनेसेस बहुत। To avoid potentially expensive tariffs, many of ITS's clients have front-loaded their products. और जहाँ ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते तो वहाँ पे फिर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टैक्स को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और या फिर गुड्स को बाय करते ही नहीं है सिरे से। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कनाडा की इकोनॉमी पे इन टैरिफ्स का क्या असर लगने वाला है। अब तक तो हमने समझ लिया कि चलो अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो कनाडा से शायद बाय ना करें या करें, मतलब ये बहुत ज्यादा अभी आगे जाके देखने वाली चीजें हैं। बट यस, आफ्टर 1 February what impact we Canadians are gonna face? Prices will definitely go up on everyday items. So from the cars we buy and the gas we put in them, to the iPhones, laptops, and tablets that we're so dependent on, to the clothes we wear, and the food we eat like avocados, corn, tomatoes, all the prices are going to go up. तो गाइस इसका जवाब भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है सारा इस अनसर्टेन के किन इंडस्ट्रीज के ऊपर ये चीज़ लग रही है। मगर जो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हैं इससे कनाडा में अगर मैं बात करूँ वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एनर्जी की इंडस्ट्री। जैसे कि गाड़ियों के पार्ट्स, नई गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगी हो जाएं या फिर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका वो काफ़ी कम हो जाए, मतलब 0% पे भी आ जाए फाइनेंसिंग, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल हो। और इस पे भी डिपेंड करता है कि टैरिफ कितना ज्यादा लगता है। ठीक है, अभी तो 25% की बात की है, बट क्या पता कि ट्रंप आगे इसको मजीद बढ़ाएं। So there is a preemptive strike, or at least in terms of a message to the Canadian government, that if it retaliates with the targeted tariffs that it has been planning to, then the percentages will go up. तो 25% से अगर ऊपर जाता है तब भी और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका कैनेडियन इंडस्ट्रीज पे होगा। और अगर हम एक जनरली बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कि यूएस की मार्केट में इतने डिमांड में नहीं रहेंगे कनाडा के, तो उसकी वजह से फिर क्या करना पड़ेगा, कनाडा को प्राइसेस डाउन करनी पड़ेंगी या तो, ताकि वो यूएस की मार्केट में जाए, सेल हों और उस 25% को वो कंपेंसेट कर सके। और या फिर कनाडा को ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को और कंट्रीज भी देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो अपनी ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हों। अल्टीमेटली इस तमाम चीज़ों का असर इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑफ कोर्स जॉब्स पे, एम्प्लॉयमेंट होती है उसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जानी भी शुरू कर देती है क्योंकि The Bank of Canada writes that eventually that kind of hit to business would cause Canadian exporters to lower production and lay off workers. We would probably expect the unemployment rate rises about a percentage point or so. You're easily talking into the hundreds of thousands of jobs. Doug Ford says as many as 500,000 jobs in Ontario alone. Just about everybody involved in this has a slightly different figure, but the short answer is an enormous number of Canadian jobs are exposed to this, are at risk as a result of it. क्योंकि चाहे अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होने होंगे, तो अल्टीमेटली बिजनेसेस को इतने लोगों की जरूरत नहीं रहेगी काम करने के लिए एंड जॉब से हायरिंग भी कम हो जाती है और लोगों की फायरिंग बढ़ जाती है। और दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि तकरीबन 46,000 कंपनीज कनाडा में ऐसी हैं जो यूएस के ऊपर रिलाय करती हैं, क्योंकि यूएस उनकी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता है अपने यहाँ, और जिसकी वजह से तकरीबन 2 मिलियन जॉब्स भी सपोर्ट हो रही हैं। दैट इज अ बिग नंबर टू about, which makes around 10% of the total employment in Canada, which is a lot. So अगर ये businesses नहीं survive कर पाते तो वो 10% जो नंबर है लोगों का जो कि जॉबलेस हो जाएगा वो कहाँ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे गुड्स बनाने वाली कंपनीज हैं जो कि इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ऑटो एंड एनर्जी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, दे विल बी इम्पैक्टेड द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा इस वक्त खतरे में है, बिकॉज कई सालों से इन दोनों इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा रिलायंस यूएस के ऊपर ही है। क्योंकि दोस्तों गाड़ियां हमारी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का एक पार्ट है और जो एनर्जी है वो कनाडा की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो है ही। और जब एनर्जी और ऑटो सेक्टर इतना इम्पैक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर गुड मार्केट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। Things like fresh fruit and vegetables, which obviously it's winter in Canada, we import a lot of those from the United States. There's also cars, machinery, drugs, chemicals, electronics. Those might all become more expensive too. For the same reason that US tariffs make things more expensive in the US. Canadian companies importing American things will have to pay Canadian tariffs to the Canadian government. And in many cases, some or all of those additional costs may eventually be passed on
to Canadian consumers. अब दोस्तों एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब मैंने इस टैरिफ के बारे में सुना था वो ये था कि यार कैनेडियन जो आम आदमी है जैसे मैं आप हम लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है इसका। तो Mr. Trump is playing a game. I'm a little nervous about it. You know, it drive up the price of quite a few items, and it's not good for our economy, and it's not good for theirs. Not too many of us have too much money, so you have to watch what you buy. So according to an article in TD वो लोग बताते हैं कि यार इसका इम्पैक्ट तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टैरिफ होता है, लेकिन डेफिनेटली जो ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस हैं वो तो रहेंगी। और वैसे तो सारे के सारे प्रोविंसेस जो कनाडा में है सभी का कोई ना कोई ट्रेड कनेक्शन है ही यूएस से, लेकिन ओंटारियो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। So we manufacture tooling, plastic injection molds, different molds for various different industries covering recreational vehicles, heavy truck, automotive, commercial, consumer goods, agriculture. It takes decades to develop the technology and the skills that are required in this skilled trade. And the effect of losing jobs in this industry and depleting the Canadian industry to try to build that same thing up in the U.S. takes 20 to 30 years. So it makes very little sense to target Canada. क्योंकि जो सबसे ज्यादा टॉप डॉलर्स एक्सपोर्ट होती है ना वो ओंटारियो से ही होती है। सबसे ज्यादा गहरा कनेक्शन यूएस की सप्लाई चेन से ओंटारियो का ही बनता है। इसके अलावा दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि ओंटारियो की ऑलमोस्ट मिलियन जॉब्स इसी चीज के ऊपर रिलाई करती हैं कि यूएस से इनके डीप कनेक्शन से सप्लाई चेन को लेके। लाइक 1 मिलियन जॉब्स, दैट्स अ लॉट फॉर ओंटारियो मैन। And the way this will impact us is that it will make us not profitable. अब एनर्जी सेक्टर होने की वजह से एल्बर्टा का भी बहुत ज्यादा रिलायंस है, क्योंकि एल्बर्टा में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर भी वही है। तकरीबन 3 लाख जॉब्स एल्बर्टा की इस एनर्जी सेक्टर पर रिलाई करती हैं। सो अगर ये एनर्जी सेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो ये जॉब्स कहाँ जाएंगी, ये लोग कहाँ जाएंगे जो इन एनर्जी सेक्टर्स में काम करेंगे। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज से रिटेलिएट करने के लिए ये भी बोल दिया है कि हम लोग एक तरह के टैक्सेस लगाएंगे जो भी गुड्स यूएस में आ रही हैं कनाडा के अंदर, एंड दोस टैक्सेस आर कॉल्ड रिटेलिएटरी टैरिफ्स। I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. जाएंगे तो हम कैनेडियंस पे उसका क्या असर होना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन टैरिफ्स का मतलब ये है कि जो भी गुड्स कनाडा के अंदर आ रही हैं यूएस से उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड अल्टीमेटली जितने भी बिजनेसेस हैं कनाडा में उनको भी इस कॉस्ट को झेलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दोज एडेड टैक्सेस। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? इसका मतलब ये है कि कैनेडियंस को फौरी तौर पे कुछ फैसले लेने होंगे, जैसे कि क्या वो ही सेम आइटम वो कहीं और से सोर्स कर सकते हैं, कहीं और से ले सकते हैं, या फिर इसके कोई ऑल्टरनेटिव है डोमेस्टिक लेवल पे या नहीं, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या फिर वो अभी भी यूएस गुड्स खरीदना चाहते हैं। Things like fresh fruit and vegetables, which obviously it's winter in Canada. We import a lot of those from the United States. There's also cars, machinery, drugs, chemicals, electronics. Those might all become more expensive. क्या वो इसकी एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को रेडी है या नहीं, या फिर वो उस चीजों को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे? इन सब चीजों के फैसले काफी सारे फ्यूचर में होने बाकी हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कनाडा इस सिचुएशन से किसी तरीके से बाहर निकल सके, या फिर कोई ऐसा चांस है कि कनाडा इसको अवॉइड कर सके? वेल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, डिपेंडिंग करता है कि यूएस के कनाडा में आपस में नेगोशिएशंस किस तरह के होते हैं, आगे डोनाल्ड ट्रंप की हमारी गवर्नमेंट के साथ क्या फैसले बनते हैं, आगे फ्यूचर में जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद क्या फैसले होते हैं। बट ये जरूर है कि हम सबको काफी बुरे हालात के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि कनाडा और यूएस के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, कोई आज के नहीं है। कई 100 साल से ये चीज चलती आ रही है और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। फायदा दोनों ही कंट्रीज को होता है इस रिलेशनशिप से, भले वो यूएस का कनाडा से हो या कनाडा का यूएस से हो। तो ट्रेड बॉर्डर्स मिलने में दोनों का ही इतना ज्यादा फायदा है। अब इस फायदे को कब तक आगे बढ़ा सकते हैं, वी होप कि ये चलती रहे और ये रिलेशनशिप अच्छे से बरकरार रहे। बट व्हाट माय सजेशन इज राइट नाउ फॉर यू गाइस, जितने भी कैनेडियंस यहाँ पे लोकली रह रहे हैं उनके लिए, कि यार सेविंग्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजों का महंगा होना एक्सपेक्टेड है। प्रेडिक्शंस यही है कि इकोनॉमी काफी ज्यादा इस वक्त बर्डन में आ जाएगी। सो जितना आपके पास अभी सेविंग है उसको कोशिश करें कि अपने पास रखें, और इनकम स्ट्रीम्स भी चूंकि कम हो सकती हैं जॉब्स कम होने की वजह से। सो वी ऑल कैनेडियंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो इस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे।